नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी सविता जी की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं ये डरावनी घटना सविता जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव रनियागढ़ की रहने वाली हूं, जहां चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ फैले हुए हैं और बरसात के दिनों में कीचड़ भरी पगडंडियां इतनी फिसलन भरी हो जाती हैं कि 2 कदम चलते ही आदमी जमीन पर जा गिरता है। ऐसे ही एक अलग थलग कठिन पहाड़ी गांव में मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण ढंग से बीत रही थी। पर माँ की तबीयत जल्दी बिगड़ जाने और उनके गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। फिर बापू भी बीमार रहने लगे और इस तरह मेरा बचपन भी जैसे जिम्मेदारियों में ही खो गया। शायद यही वजह थी कि जब गांव की लड़कियां शादी करके अपने नए जीवन में आगे बढ़ रही थीं, तब मैं दिन रात घर के कामों में ही पिसती रही और मेरी शादी भी सही समय पर नहीं हो पाई। हालांकि इन सब के बावजूद मेरा जीवन किसी तरह शांत चलता रहा। लेकिन अब जब मैं यह सब बता रही हूं तो इसका मतलब साफ है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी शांति, मेरी सामान्य जिंदगी, सब कुछ छीन लिया और मुझे ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां सांस लेना भी बोझ लगता है। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब हमारे गांव की एक पुरानी परंपरा निभाने की बारी मेरी आई। एक रस्म जिसे तिल की रोटी चढ़ाने का फर्ज कहा जाता है। और अगर आप पहली बार यह नाम सुन रहे हो तो शायद सोचें कि इसमें डरने जैसा क्या है। रोटी तो हर कोई बनाता है और किसी पेड़ के नीचे रखनी हो तो रख देंगे, लेकिन काश ये रस्म इतनी ही साधारण होती। यहाँ बात किसी आम पेड़ या साधारण रस्म की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह हमारे गांव रनियागढ़ में पीढ़ियों से चली आ रही उस परंपरा से जुड़ी थी जिसकी वजह जितनी सीधी दिखाई देती थी उतनी ही डरावनी भी मानी जाती थी, क्योंकि इसके पीछे जुड़ा था बल्लू भग नाम का रहस्य। और अगर किसी से पूछा जाए कि आखिर बल्लू भग कौन था तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। सबको बस इतना भर पता था कि अगर हर 3 महीने में कोई औरत जंगल के उस पुराने पीपल के नीचे तिल की रोटियां न रखे तो गांव के किसी घर का कोई ना कोई बच्चा मर जाता है। और यह सुनकर आपको लग सकता है कि मैं मजाक कर रही हूं या यह सिर्फ किसी बुजुर्ग की पुरानी कहानी होगी, लेकिन मैं आज भी उस दिन को सोचकर कांप जाती हूं जब मुझे गांव की चौपाल में बुलाकर कहा गया कि अब की बार यह जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इस रस्म को टालने की किसी को इजाजत नहीं होती, और जब आप अकेली औरत हो जिसकी शादी न हुई हो और माँ बाप भी दुनिया में न हो तो लोग आपको सबसे आसान चुन लेते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। जब मुझसे कहा गया कि शाम ढलते ही मुझे तिल की 6 रोटियां, थोड़ा गुड़ और एक सिंदूरी धागा लेकर जंगल के उस हिस्से तक जाना होगा जहां वह रोटा पीपल खड़ा है, तो यह सुनते ही डर ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि मैं अपनी हालत शब्दों में नहीं बता सकती। उस समय मैं समझ नहीं पा रही थी कि गांव वालों को मना कर दूं या यहां से कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि उस पल दिमाग में बस यही उथल पुथल चल रही थी। और शायद आप में से कई सोचेंगे कि अगर इतना डर था तो मैं सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देती। लेकिन बात सिर्फ डर की नहीं थी, बल्कि इस रस्म से जुड़ा ऐसा गहरा अंधविश्वास पूरे रनियागढ़ में फैला हुआ था कि अगर कोई इसे करने से इनकार कर दे तो लोग उसे गांव के बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहरा देते। और मैं अपने नाम पर ऐसी बदनामी बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे वही रात चुननी पड़ी। मगर यकीन मानिए, उस जंगल के भीतर कदम रखते ही जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे याद करके आज भी मेरी सांसें तक रुक जाती हैं। जिस दिन मुझे जाना था उसी शाम जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे गायब हुईं, मेरे भीतर अजीब सी घबराहट फैलने लगी, जैसे कोई अनहोनी मुझे पहले से ही आगाह कर रही हो। और शायद यह डर मात्र वहम नहीं था, बल्कि उस जंगल की असलियत थी जिसे गांव वाले जानते तो थे मगर कभी जुबान पर नहीं लाते थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने तिल और गेहूं का आटा मिलाकर 6 रोटियां बनाई, उन्हें धीमी आंच पर सेंका और फिर एक पोटली में वे रोटियां, थोड़ा गुड़ और मंदिर से लिया सिंदूरी धागा रखकर
बाहर रखा लकड़ी का डंडा हाथ में उठाया और धीमे कदमों से जंगल की ओर बढ़ गई। उस सुनसान कच्चे रास्ते पर अकेले चलने का डर क्या होता है, यह वही औरत समझ सकती है जिसने कभी यह रस्म निभाई हो, क्योंकि वह रास्ता घने पेड़ों से घिरा, बिल्कुल सूना और भय से भरा होता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि रास्ते में जो पुराना झूले वाला पेड़ पड़ता है, उसके बारे में गांव में कहा जाता है कि रात के समय उसके नीचे से गुजरते वक्त बच्चों की हंसी सुनाई देती है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, पर गांव वाले इसे सच मानते हैं। और मैं भी उस पेड़ के पास अंधेरे में जाने की हिम्मत पहले कभी नहीं जुटा पाई थी। लेकिन उस रात मेरे पास रुकने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इस रस्म को अधूरा छोड़ना गांव पर किसी बड़ी आफत को बुलाने जैसा माना जाता था। इसलिए जैसे जैसे मैं उस सुनसान पगडंडी पर आगे बढ़ती गई, मेरे कदम और सुस्त पड़ते गए, हाथ पैर कांप रहे थे और हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें मेरे पीछे ही टिकी हों। यह बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन सच यही था कि जंगल में प्रवेश करते ही हवा का बहाव, पेड़ों की आवाज और वह अनजानी बदबू पूरी तरह बदल जाती थी, जैसे यह जगह इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। खुद को संभालते हुए मैंने पोटली सीने से कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ती रही। और जब रोटा पीपल के पास पहुंची तो वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग ही दिखाई दिया। उसकी जड़ें मिट्टी के ऊपर पंजों की तरह उभरी हुई थीं और उसके चारों ओर की जमीन पूरी तरह सूखी, कठोर और निर्जीव थी, मानो वहां नमी के बजाय भय बसता हो। मैंने देर न करते हुए एक एक कर रोटियां उसकी जड़ों के बीच रखीं, फिर गुड़ की कटोरी और सिंदूरी धागा भी वहीं जमा किया और उठने ही वाली थी कि तभी ऊपर से एक सूखा पत्ता सीधा मेरी पोटली पर आ गिरा। यह बात सुनने में भले मामूली लगे, लेकिन हमारे गांव की मान्यता के अनुसार यह तब होता है जब चढ़ावा किसी तरह अधूरा रह जाए, और उस पत्ते का गिरना बल्लू भग की नाराजगी का संकेत माना जाता है। वह पत्ता गिरते ही मेरी सांस जैसे बंद हो गई, पैरों में जान तक नहीं बची, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं बिना पीछे देखे वहां से भाग पड़ी। और उस समय मेरे मन में एक ही ख्याल था, किसी तरह दौड़कर वापस गांव की सीमा तक पहुंच जाऊं। लोगों का मानना था कि जंगल की वह आत्मा रनियागढ़ की सीमा पार नहीं कर पाती, इसलिए मैं कैसे उस रास्ते से भागकर निकली, कितनी बार कांटों में फंसकर गिरी, कैसे लहूलुहान हालत में दौड़ती रही, ये सब मुझे याद भी नहीं। बस इतना याद है कि जैसे ही गांव के पहले घर की रोशनी आंखों पर पड़ी, लगा मानो फिर से सांस मिल गई। घर पहुंची तो शांता चाची बाहर ही बैठी थी और मेरी हालत देखते ही उनके चेहरे पर चिंता फैल गई। उन्होंने पानी देते हुए धीमे से पूछा कि क्या उस सूखे पत्ते ने मुझे कोई संकेत तो नहीं दिया। और उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था, फिर भी जैसे वह पहले से जानती हों कि वहां क्या घटा। मैं बिना कुछ बोले भीतर गई और दरवाजा बंद कर लिया। मगर उस रात एक पल भी नींद नहीं आई, क्योंकि बार बार ऐसा लगता था कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा मेरी सांसों को सुन रहा है। और अब मुझे समझ आने लगा था कि बल्लू भग की नाराजगी शायद सीधे मुझ पर ही पड़ेगी। बाहर से सब शांत दिखाई देता था, लेकिन मेरे भीतर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई परछाई जंगल से मेरे साथ लौट आई हो और अब मेरी हर सांस के साथ मेरे आसपास मंडरा रही हो। बिस्तर पर लेटना तक मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करती, वह सूखा पत्ता जो रोटा पीपल के नीचे यूं गिरा था मानो किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ा हो, मेरी आंखों के सामने तैरने लगता। और यह मैं किसी को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि गांव वालों के अनुसार अगर रोटियां सही तरह चढ़ाई जाएं तो पेड़ शांत रहता है, और जरा सी भी गलती हो जाए तो वही पत्ता बल्लू भग की नाखुशी का संकेत बनकर गिरता है। अब जब यह साफ था कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है, तो मैंने ठान लिया कि सुबह होते ही शांता चाची से बात करूंगी, क्योंकि वही अकेली औरत थीं जिन्होंने यह रस्म 2 बार निभाई थी और इस बारे में सबसे ज्यादा समझ रखती थीं। लेकिन सुबह होने से पहले ही जो घटा उसने मेरे होश तक उड़ा दिए, क्योंकि रात करीब 12:30 बजे जैसे ही मेरी आंखें थोड़ी भारी हुईं, तभी घर के पीछे बने टिन की छत वाले छोटे गोदाम की तरफ से किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि कई बार बंदर या बिल्लियां वहां आ जाती थीं। लेकिन जब वही आवाज दोबारा और इस बार थोड़ी तेज हुई, तो मेरा पूरा ध्यान उसी ओर चला गया। और चूंकि उस वक्त घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, न माँ, न बापू, न कोई भाई, तो डरना स्वाभाविक था। फिर भी हिम्मत करके मैंने अंदर से साकल खोली
और धीरे से बाहर झांका। बाहर घोर अंधेरा था, लेकिन गोदाम की लोहे की जाली हल्की चमक रही थी और उसकी आड़ में मुझे एक अजीब सी हिलती परछाई दिखाई दी। वह न आदमी जैसी लग रही थी, न किसी जानवर जैसी, बल्कि उसका आकार किसी औरत सा था, मगर सिर असामान्य रूप से लंबा, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही और हिम्मत करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वह परछाई बिल्कुल स्थिर हो गई। यानी जो भी था वह मेरी आहट पहचान चुका था। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैं पलटने ही वाली थी कि तभी गोदाम की दिशा से किसी औरत की बेहद धीमी लोरी जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसे शब्द जिन्हें मैंने अपनी माँ से भी कभी नहीं सुना था, इतने पुराने और घिसे पिटे कि दिल दहला जाए। उस पल ऐसा लगा जैसे पैर जमीन में धंस गए हों, सांसें हल्की पड़ गईं और शरीर मेरे बस में ही नहीं रहा। कुछ देर तक वह लोरी चलती रही और फिर अचानक एकदम थम गई और उसी खामोशी के ठीक बाद टिन की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजी, जिससे दिल धड़कना तक भूल गया। मैं घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, दौड़ती हुई अंदर गई, दरवाजा बंद किया, साकल चढ़ाई और कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन मेरे मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि क्या वह रस्म मैंने ठीक तरह निभाई नहीं, या फिर कहीं बल्लू भग मेरी किसी हरकत से नाराज तो नहीं हो गया। और इसका जवाब मुझे सिर्फ अगली सुबह ही मिल सकता था। इसलिए मैं किसी तरह आंखें बंद करके उसी जगह बैठी रही और कोशिश करती रही कि रात कट जाए। मगर शायद मेरी किस्मत में अब सुकून लिखना बाकी ही नहीं था, क्योंकि सुबह होते ही जब मैं शांता चाची के घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे से ही कह दिया कि मैं भीतर ना आऊं, क्योंकि उन्हें मेरे शरीर से अजीब गंध आ रही है। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि कैसी गंध। तो वह बोली कि जो औरत जंगल से कुछ साथ लेकर लौटती है, उसके पीछे वही महक चलती है जो रोटा पीपल की जड़ों से उठती है। और उनकी यह बात सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो डर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी, अब वह किसी और को भी महसूस होने लगा था। और इससे साफ था कि मामला मेरे काबू से बाहर जा रहा है। उस सुबह जब मैंने शांता चाची से बात करनी चाही और उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया, तो उनके मुंह से निकली वह बात, तुझसे गंध आ रही है, मेरे दिल पर ऐसे लगी जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। क्योंकि जो भय अब तक सिर्फ मेरा था, वह अब दूसरों तक भी पहुंचने लगा था। यानी यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जिसकी झलक अब और लोग भी देख पा रहे थे। लेकिन उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उनसे और कुछ पूछ सकूं, क्योंकि वह मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई अपशगुन लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी हूं। इसलिए मैं चुपचाप वहां से लौट आई और अपने घर बैठ गई, जहां दिन के उजाले में सब कुछ थोड़ा सामान्य सा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम रात में बदलने लगी और अंधेरा घर पर छाने लगा, वैसे वैसे मेरे भीतर छिपा हुआ डर फिर से उठ खड़ा हुआ। और इस बार वजह न सिर्फ आवाजें या परछाइयां थीं, बल्कि कमरे में फैलती एक अजीब सीलन भरी और सड़ी हुई बदबू थी, जो न गैस जैसी थी, न किसी मरे हुए जानवर जैसी, बल्कि ऐसी जिसे मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस गंध ने सबसे पहले मुझे शांता चाची की कही बात याद दिला दी, रोटा पीपल की जड़ से उठने वाली वही महक। और यह सोचते ही मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि बदबू कमरे के हर कोने में फैलने लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर उस पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो माँ के जमाने से घर में रखा था, और उसके पास एक चीज दिखाई दी जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लाल रंग का एक कपड़ा, ठीक वैसा ही जैसा मैंने जंगल वाली रात सिंदूरी धागे के साथ पोटली में रखा था। यह देखकर मेरी रगों में एक झटका दौड़ गया, क्योंकि न तो मैंने ऐसा कोई कपड़ा वापसी में उठाया था और न उसे घर में लाना संभव था। यानी वह चीज अपने आप ही वहां पहुंची थी। उस कपड़े को देखते ही दिमाग में पहला ख्याल आया कि क्या रस्म निभाते वक्त मुझसे कोई चूक हुई, या क्या मैं अनजाने में उस जंगल से कुछ अपने साथ उठा लाई हूं जो अब मुझसे चिपक गया है। मगर उस समय मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और डर इतना गहरा था कि मैंने उस कपड़े को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं की। बस उसे वहीं छोड़ा और कमरे का दरवाजा बंद कर आंगन में आकर बैठ गई। रात करीब 1:20 हुए थे, और जैसे ही मेरी आंखें थोड़ी झपकीं, बाहर कुछ गिरने की तेज आवाज आई। और यह आवाज न तो किसी बिल्ली की थी, न किसी पत्ते की, बल्कि किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने जैसी, मानो कोई बड़ा बोरा या वजनदार थैला पटक दिया गया हो।
और इसे सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा खोलकर बाहर झांका, मेरी नजर आंगन के उस कोने पर पड़ी जहां बड़ी पानी की बाल्टी रखी रहती थी, और वहीं मुझे एक अजीब सा सामान दिखाई दिया, दिखने में बिल्कुल सूटकेस जैसा। उसे देखते ही दिमाग में पहला सवाल यही उठा कि यह आखिर आया कहां से, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सूटकेस था ही नहीं। ऊपर से घर का दरवाजा भी भीतर से बंद था, न किसी के आने की आवाज, न कोई आहट। फिर भी वह चीज मेरे आंगन में कैसे पहुंच गई? उस समय डर के कारण मैं उसके पास जाने की हिम्मत न कर सकी। लेकिन जब काफी देर बीतने पर भी वह वहीं पड़ा रहा और कोई हलचल नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि कहीं यह किसी की शरारत तो नहीं, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंची। पहले बिना छुए बस आसपास देखा, और उसी समय सूटकेस के नीचे से वैसी ही तीखी, सूखी और अजीब गंध आने लगी जैसी रोटा पीपल के पास महसूस हुई थी, जिसे सूंघते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि अब स्पष्ट था कि यह सिर्फ डर नहीं, बल्कि वही जंगल की परछाई मेरे घर तक चली आई है। और जब मैंने उसकी बनावट पर ध्यान दिया, तो वह हूबहू वैसा ही सूटकेस लगा जैसा मैंने मां की पुरानी तस्वीरों में देखा था, जिससे मेरे मन में और उथल पुथल मच गई। क्या यह सच है या मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है? समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं। और सबसे भयावह पल तब आया जब मैंने हिम्मत करके उस सूटकेस को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और बिना किसी हवा के बहाव के, बिना मेरे जोर से छुए, वह सूटकेस अचानक हल्का सा हिल गया। लेकिन उस सूटकेस का हल्का सा हिलना ही इस बात का संकेत था कि अब कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत मेरे आसपास घट चुका है, और शायद अब उसका अगला कदम मेरे बिल्कुल करीब आने वाला है। उस रात जैसे ही मैं घर लौटी, पहली बार महसूस हुआ कि मेरे ही घर की दीवारें जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हूं, दरवाजे जैसे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हों, और भीतर की हवा में एक ऐसा पुराना अटका हुआ सन्नाटा था जो हर सांस के साथ मेरे भीतर उतरता जा रहा था। दादी अपने कमरे में बैठकर कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ा रही थी, और जब मैं उनके पास गई और पूछा कि वह क्या कह रही हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरी पहचान ही ना रही हो। लेकिन अगले ही पल उनकी नजर मेरी गर्दन पर टिक गई, और उनके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस कांपते हाथों से इशारा किया कि मैं वहां से चली जाऊं। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। फिर जैसे ही मुड़कर बाहर जाने लगी, दादी ने अचानक पीछे से आवाज लगाई, रोटी तुझे दिखी थी ना, तिल वाली काली रोटी? और यह सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जंगल में बल्लू भग के उस सुनसान हिस्से में जो मैंने देखा था, वह कोई साधारण भ्रम नहीं था। लेकिन दादी का इतनी साफ उस रोटी का जिक्र कर देना मुझे अंदर तक हिला गया, क्योंकि मैंने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। मैं फिर उनके पास गई और पूछा कि उन्हें यह कैसे पता चला, तो उन्होंने बेहद धीमी, कांपती आवाज में कहा कि जिसने वह रोटी देख ली, उसका नाम उस पर लिख जाता है, और जब तक वह रोटी फिर से चढ़ाई ना जाए, तब तक वह नाम मिटता नहीं, बल्कि हर रात और गहरा होता जाता है। यह सुनकर मैं भय से वहीं बैठ गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, वह रोटी कोई बीती परंपरा नहीं, बल्कि आज भी जीवित थी, और अब मेरा नाम उससे जुड़ चुका था। इसी सच्चाई को समझने की बेचैनी में मैं 2 बजे तक जागती रही। नींद का तो सवाल ही नहीं था, और करीब 2:30 बजे अचानक मेरे कमरे की खिड़की के पास रखी लकड़ी की खटिया जोर से चरमरा उठी, और मैंने साफ देखा वहां कोई बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने घबराकर उठकर दीपक जलाया, खटिया पर कोई नहीं था। फिर भी उस पर किसी के बैठने का गहरा निशान साफ बना हुआ था, मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। पहले तो मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी, दबी दबी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, माटी की रोटी, तिल की रोटी। और यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे सीधा दादी के कमरे की ओर भागी, पर उनका दरवाजा अंदर से बंद था, और वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। दरवाजा पीटते पीटते जब थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई, तो मेरी नजर दरवाजे की पतली सी दरार से भीतर पड़ी। दादी कमरे के बिल्कुल बीच जमीन पर बैठी थी, और उनके चारों ओर काली जली जली तिल की रोटियां सजी हुई थीं, और वह लगातार बुदबुदा रही थी, किसी को भेजा था, किसी को रोका था, अब कौन लौटेगा? यह दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि दादी को मैंने कभी इस रूप में नहीं देखा था। वह तो पूजा करती थी, रामायण पढ़ती थी, लेकिन इस तरह तिल की रोटियों के बीच बैठकर
किसी अनजानी बोली में मंत्र जैसा कुछ बोलना, यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया और खौफनाक था। मैं खुद से बस यही कहती रही कि काश किसी तरह रात खत्म हो जाए और मैं यहां से दूर जा सकूं। पर उस रात का हर पल जैसे कई घंटों जैसा लंबा था और समय मानो थम गया था। सुबह जब मैंने फिर हिम्मत करके दादी का दरवाजा खटखटाया तो इस बार दरवाजा खुला, लेकिन अंदर जो दिखाई दिया उसने होश उड़ा दिए। वहां न रोटियां थीं न दादी। कमरे में सिर्फ एक पुरानी थाली रखी थी जिसमें तिल के कुछ दाने और जली हुई राख पड़ी थी, और थाली के किनारे लाल रंग में लिखा था, एक अधूरी रोटी बची है, सविता के हिस्से की। अगली सुबह नींद खुलते ही दिमाग में पहली बात यही आई कि क्या रात में जो कुछ हुआ वह सपना था या सच, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था मानो मेरी अपनी यादें भी मेरे साथ कोई खेल खेल रही हों। लेकिन जब मेरी नज़र तकिए के पास रखे उस लाल धागे पर पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी, क्योंकि वही धागा मुझे उस रात उस अजीब औरत ने दिया था और दरवाज़ा खोलते ही मेरे हाथ में आया था। अब वह मेरे सामने रखा था और उसकी गंध बिल्कुल वैसी ही थी, ताज़े गुड़ और जले हुए तिलों की मिली जुली महक, जो साफ बताती थी कि यह किसी आम चीज़ का नहीं बल्कि उसी खास तिल की रोटी का हिस्सा था। वही रोटी जो पिछली रात थाली में सजी मुझे आंगन में दिखाई दी थी और जिसके किनारे लाल रंग में कुछ लिखा था, जिसे उस वक्त पढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। यह सब सोचते सोचते मेरी नज़र उस जगह गई जहां वह थाली रखी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, न थाली, न रोटियां, न कोई निशान। सिर्फ इतना कि उस जगह की मिट्टी बाकी हिस्सों से ज्यादा काली और जली हुई दिख रही थी, जैसे वहां कुछ जलाया गया हो या किसी अनदेखी चीज की छाया उस मिट्टी में उतर गई हो। इन सब बातों के बीच में धीरे धीरे अंदर गई और पिताजी से पूछा कि क्या उन्होंने रात में कोई आवाज सुनी थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। वह नींद की गोली लेकर सो गए थे और सुबह ही जागे। उनका यह जवाब सुनते ही मैं और उलझ गई, क्योंकि अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि जैसे इस घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर चीज को अपने हिसाब से दिखा और छुपा रही है। और शायद इसी वजह से पिताजी को रात की कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन उस दिन दोपहर को जब मैं पास के कुएं से पानी भरने गई तो पुराने रास्ते पर मुझे एक अनजान बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। वह काली ओढ़नी ओढ़े जमीन पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक छोटी लोहे की कटोरी थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे, और उसके पास कपड़े से ढकी एक थाली रखी थी। जैसे ही उसने उस पर से कपड़ा हटाया, मेरी सांसें थम सी गईं, क्योंकि उस थाली में वही तिल की रोटियां रखी थीं जिनकी गंध रात को मेरे कमरे में फैली थी और जिन्हें मैंने अपने आंगन में देखा था। उन्हें देखकर मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए और मैं उसके पास जाकर पूछने लगी कि ये रोटियां कहाँ से आई हैं, किसने बनाई हैं और इन्हें कौन खाता है। उसने मेरी तरफ देखे बिना शांत आवाज में कहा, जिसके नाम की रोटी अधूरी रह जाए उसकी सांसें भी अधूरी रह जाती हैं बेटी, और अधूरी सांसें इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देती। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बातों में ऐसी ठंडक थी जो सीधा मेरे दिल में उतर रही थी, मानो वह सिर्फ बोल नहीं रही थी बल्कि किसी सच को उजागर कर रही थी, और वह सच मेरे बारे में था। डर और जिज्ञासा के बीच मैंने पूछा कि क्या वह मुझे जानती है, क्या उसे पता है कि मेरे नाम की भी कोई रोटी अधूरी रह गई है। इस बार उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जिस रात तू उस रास्ते से लौटी थी, उस रात के पहले और उस रात के बाद की हवा एक सी नहीं रही, और जब रोटियां अपने नाम वालों तक नहीं पहुंचती तो वो नाम ढूंढे जाते हैं किसी भी रास्ते से। उसकी यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जिस रात का जिक्र कर रही थी वह वही रात थी जब मुझे पहली बार रोटा पीपल के नीचे वह थाली दिखाई दी थी और लगा था जैसे कोई मेरी ओर कुछ कह रहा हो। अब उसका यह कहना कि नाम किसी भी रास्ते से ढूंढे जाते हैं, यह साफ कर रहा था कि मेरे साथ हो रही हर बात यूं ही नहीं बल्कि पहले से तय है, और मैं चाहकर भी उस तयशुदा रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रही हूं। अब जब मैं उस बूढ़ी औरत से कुछ और पूछने के लिए थोड़ा और झुकी तो उसने अचानक अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगली बार थाली में रोटी आए तो उसे अधूरी मत छोड़ना, वरना जिसे वह पूरी चाहिए वह उसे लेने खुद आएगा, और तब तुझे तिल नहीं अपना शरीर चढ़ाना पड़ेगा।
उसकी यह बात सुनते ही मेरा गला सुन्न पड़ गया और मैं बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ी हुई। पूरे रास्ते मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि जैसे उनमें खून नहीं, डर बही जा रहा हो। उस पल पहली बार महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी अब मेरे बस में नहीं रही। कोई और है जो उसे अपनी मर्जी से घुमा रहा है और उसकी डोर उसी रात से बन चुकी है जब मैंने पहली बार उस तिल की रोटी को देखा था। बूढ़ी औरत की बातों के बाद जब मैं घर पहुंची तो दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों तक गूंज रही थी और पहली बार लगा कि डर अब बाहर की चीज नहीं रहा, वह मेरे शरीर के अंदर उतरकर खून में घुल गया है। उस दिन के बाद मैंने घर से निकलना लगभग छोड़ दिया। न कुएं पर गई, न खेतों में, न गांव की गलियों में, क्योंकि अब लगता था कोई भी चेहरा, कोई भी पुराना दरवाजा, कोई भी जर्जर झोपड़ी कभी भी मेरे सामने कुछ ऐसा उगल सकती है जो मेरा दिमाग पूरी तरह तोड़ दे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस गंध से छुटकारा नहीं मिल रहा था, जो हर रोज थोड़ी थोड़ी करके मेरे कमरे में फैलती जा रही थी। वह किसी मरे हुए जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी, भारी और सड़ी हुई, जैसे कोई 100 साल पुरानी दबी चीज अब मिट्टी चीर कर बाहर आई हो। फिर एक दिन दादी के पुराने संदूक में मुझे माँ की चिट्ठियां मिली तो उम्मीद जगी कि शायद इनमें इस पूरे रहस्य का कोई सुराग हो, क्योंकि माँ भी वही रस्म निभा चुकी थी और शायद उसने कुछ देखा सुना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक एक कर उन चिट्ठियों को पढ़ा, हर पन्ने पर वही एक बात लिखी थी, रोटी अधूरी रह गई है, उसकी सांसें थम गईं और नाम मिटा नहीं, लिखा जा चुका है। अब यह सब पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन चिट्ठियों में न कोई तारीख थी, न किसी का नाम और न ही कोई भेजने वाला। मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें संदूक में डालकर छोड़ दिया हो ताकि हर बार पढ़ने पर डर फिर से जाग उठे। और जब यह सब मेरे दिमाग पर ऐसे लटकने लगा जैसे सिर के ऊपर कई रस्सियां एक साथ झूल रही हों, तब मैंने तय किया कि मुझे फिर से उसी जंगल जाना ही होगा, वहीं जहां से यह सब शुरू हुआ था। क्योंकि जब तक मैं उस पीपल के पेड़ के पास दोबारा नहीं जाऊंगी, न तो मेरे मन की घबराहट शांत होगी और न ही यह गंध खत्म होगी। और सबसे भयावह बात यह थी कि वह बदबू अब सिर्फ मेरे कमरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि रसोई, आंगन और यहां तक कि घर के मंदिर में भी फैलने लगी थी। एक दिन जब मैंने दिया जलाया था तो लौ उजली नहीं, बल्कि बुझकर वही सड़ी हुई गंध छोड़ गई थी। अगले दिन सुबह मैं बिना किसी को बताए सीधे उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी जिस पर गांव की कोई भी औरत अकेले जाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा भी नहीं था। मैं पूरी तैयारी के साथ निकली, एक माचिस की डिब्बी, पानी का लोटा और माँ का पुराना दुपट्टा जो उन्होंने रस्म के समय ओढ़ा था। उम्मीद थी कि ये चीजें मुझे थोड़ा संबल देंगी। पर जैसे जैसे मैं जंगल के भीतर उतरती गई, वह हवा जो गांव में हल्की चल रही थी धीरे धीरे बदल कर भारी और घुटन भरी होने लगी, जैसे उसमें किसी अनदेखे जीव की सांसें घुल चुकी हों। और जब मैं उस पीपल के पेड़ तक पहुंची तो वहां कुछ अलग ही माहौल था। पहले यहां सिर्फ सूखी जमीन और उखड़ी जड़ें थीं, लेकिन इस बार मिट्टी पर जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ खरोंच कर बनाया हो। गोल गोल घूमती लकीरें, और उनके बीच वही स्थान था जहां मैंने रोटियां रखी थीं। अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी में एक छोटा गड्ढा था और उस गड्ढे से हल्की सी भाप निकल रही थी, न गर्म न ठंडी, बस ऐसी कि लगता था जैसे वह सीधा किसी और दुनिया से उठ रही हो। लेकिन उस गड्ढे से उठती गंध वही पुरानी थी, तिल और राख की मिलीजुली, पहचान में आने वाली और फिर भी डराने वाली। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी और जैसे ही झुककर उन खरोंची हुई लकीरों को हाथ से छूने लगी, अचानक मेरे कानों में बहुत धीमी सी सीटी जैसी आवाज आई, मानो कोई बहुत दूर से फूंक रहा हो या पेड़ों के बीच से कोई अनजानी सांसें गुजर रही हों। और उस आवाज में एक अजीब सी लय थी, रुक रुक कर आने वाली, जैसे कोई भुला हुआ भजन या पुरानी लोरी। शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन एक बात साफ थी, वह किसी के नाम जैसी पुकार लग रही थी। और हर बार उस पुकार की अंतिम ध्वनि सविता पर आकर रुक जाती थी। यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि इस जंगल ने मेरा नाम अपने भीतर दर्ज कर लिया है और अब मैं चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकती। बस ये बाकी था कि मेरा नाम इन लकीरों के बाहर लिखा है या भीतर। मेरी आंखें उन अजीब गोल घुमावदार निशानों पर टिकी रहीं। पहली नजर में वे किसी जानवर के पंजों की खरोंच जैसे लगे, लेकिन जैसे ही मैं और झुककर पास से देखने लगी तो पता चला कि उनमें कोई पैटर्न छिपा हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी में कुछ जल्दी जल्दी खुरचा हो।
और फिर उसे मिटाने की कोशिश की हो, मगर पूरी तरह मिटा ना पाया हो। इन्हीं खरोंचों के बीच एक छोटा गोल घेरा था, जिसके भीतर लाल रंग का एक धुंधला सा दाग दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और जैसे ही धरती को छुआ, महसूस हुआ कि वहां की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा गीली थी और उस नमी के साथ हवा में एक ऐसी गंध तैर रही थी जो न पूरी तरह सड़न थी, न किसी जानवर या पेड़ की गंध, बल्कि वैसी जैसी किसी जिंदा चीज के गलने पर उठती है। ये महसूस होते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गई। लेकिन उसी क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा हो, पर जैसे ही पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका पेड़ की शाखाओं के बीच से गुजरता हुआ मेरी ओर आया और उस हवा में एक सरसराहट थी, कुछ ऐसी जिसमें मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैं फिर पेड़ की तरफ मुड़ी, लेकिन अब वह पेड़ पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी परछाई फैलती जा रही थी और उसी गहरी छाया के भीतर मुझे एक धुंधला सा चेहरा घूरता दिखाई दे रहा था। मैं घबराकर पीछे हटने लगी। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर गई। उठकर देखा तो वहां एक थाली रखी थी, वही थाली जिसमें कुछ देर पहले तक तिल की रोटियां थीं, लेकिन अब भीतर रोटी का कोई निशान नहीं था और थाली के किनारे की मिट्टी पर उंगलियों से कुछ खुरचा हुआ था। धूल से ढका होने के कारण शब्द साफ नहीं दिख रहे थे, पर जैसे ही मैंने हल्के से मिट्टी हटाई, अक्षर उभर आए। सविता, तेरा भाग्य तेरे घर में नहीं है। यह पढ़ते ही मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि ठीक इसी जगह पर कुछ देर पहले मैं अपना नाम पुकारती हुई आवाजें सुन रही थी। सब कुछ इतने अचानक और अजीब ढंग से हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि यहां से भागूं या और कुछ देखने की हिम्मत करूं। लेकिन मन में डर यह कह रहा था कि अगर मैं भागी तो शायद वह चीज मेरा पीछा कर ले। अब तक तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं, और जब पेड़ के नीचे की लकीरें, लाल दाग, थाली और मेरा नाम एक साथ सामने आए, तो समझ आ गया कि कोई बहुत पुराना और बहुत गहरा रहस्य मेरे सामने खुद को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह रहस्य खुद नहीं चाहता कि मैं उसे पूरी तरह समझ सकूं। उस समय मेरे मन में बस यही विचार था कि अब मुझे घर लौटकर दादी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पेड़, इस थाली और तिल की इस रोटी के पीछे कोई गहरी बात छिपी है, तो शायद दादी ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं। क्योंकि अब हर कड़ी दादी की कही बातों से जुड़ती जा रही थी और उनके बिना कुछ भी समझ पाना नामुमकिन था। जब मैं वहां से लौटकर घर पहुंची तो मेरी नजर सबसे पहले दादी के कमरे के दरवाजे पर गई, जो हमेशा की तरह बंद रहता था, लेकिन इस बार वह थोड़ा खुला था। और यह बात अजीब लगी, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब दादी कमरे में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थीं और उनके चारों ओर तिल की रोटियां बिखरी थीं। इसलिए इस बार मैं बिना आवाज किए धीरे धीरे दरवाजे तक गई और अंदर झांका। दादी जमीन पर चुपचाप बैठी थीं। उनके सामने न कोई थाली थी, न रोटी, न दीपक, और उनकी आंखें सीधे मेरी ओर उठी थीं, मानो उन्हें पहले से पता था कि मैं आने वाली हूं। जैसे ही मैं दरवाजे के नजदीक पहुंची, उन्होंने बेहद धीमी आवाज में पूछा, तू वहां गई थी? और मेरे चेहरे को देखकर उन्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने कहा, अब जो भी होगा उसे तू रोक नहीं सकेगी। जो रोटियां पूरी नहीं चढ़ती, उनका हिसाब इस जन्म में नहीं तो अगले में दिया ही जाता है। उनकी यह बात सुनकर मैं वहीं बैठ गई और रोते हुए पूछा, दादी, आपको सब पता था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मेरी ओर देखा और बिना पलक झपकाए कहा, बताने से क्या बदल जाता? जिस रात तेरी माँ ने रोटियां चढ़ाई थीं, उसी रात के बाद से उसके सपनों में भी वही चेहरा आने लगा था, जो अब तेरे पास आने लगा है। हमने बहुत समझाया था कि यह रस्म निभानी पड़ती है, पर एक रोटी बच गई थी और वह अधूरी थी, जैसे अब तेरी है। यह सुनते ही दिल में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि जिस डर को मैं अभी तक अपनी कल्पना मान रही थी, वह मेरी माँ के हिस्से का भी था, और अब वही हिस्सा मेरी ओर बढ़ रहा था। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर उठकर अपने संदूक से एक पुराना लिफाफा निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी फोटो थी। 4 औरतें जंगल के उसी पीपल के पास बैठी थीं और उनके सामने थालियों में तिल की रोटियां सजी थीं। उन चेहरों में एक मेरी माँ का था, लेकिन बाकी 3 औरतें कौन थीं, यह मैं पहचान भी नहीं पाई। लेकिन दादी ने साफ कहा कि यह रस्म सिर्फ चढ़ाने की नहीं,
बल्कि बांटने की होती है। और जब कोई अपना हिस्सा अधूरा छोड़ देता है तो उसका श्राप उसी खून से जुड़े लोगों में उतर जाता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में यही सवाल घूमने लगा कि क्या मेरी माँ ने जानबूझकर कुछ नहीं चढ़ाया था, या वह कुछ ऐसा साथ ले आई थी जो नहीं लाना चाहिए था। और अब जब मैं भी वहां गई थी तो क्या मुझसे भी कोई हिस्सा छूट गया है? जैसे ही मैंने यह बात दादी से पूछी, वे अचानक गुस्से में बोली, हर बार कोई ना कोई औरत वहां से अधूरा भाग लेकर लौटती है और वही हिस्सा उसकी जिंदगी का अधूरा सच बन जाता है। तू भी कुछ तो साथ लेकर आई है सविता, क्या छोड़ आई? उनके इस सवाल पर मैं चुप रह गई, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या उठाकर लाई हूं और क्या वहीं छोड़ आई हूं। लेकिन इतना समझ गई थी कि अब जो होने वाला है वह रुकेगा नहीं, और उसका हल इस घर में नहीं, उसी जंगल में छुपा है जहां औरतें रोटियां चढ़ाती तो जरूर हैं, लेकिन कुछ अधूरा छोड़ ही आती हैं। जाते जाते दादी ने बस इतना कहा, इस बार रोटी चढ़ाने मत जाना, इस बार रोटी हटानी पड़ेगी, और यह काम तुझसे पहले किसी ने नहीं किया। उस समय तो मैं यह बात समझ नहीं पाई, पर इतना जान गई थी कि अब जो मेरे साथ होगा वह किसी और के साथ पहले कभी नहीं हुआ। उस रात जब घर सो चुका था, मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। पर्दा हटाया तो कोई नहीं था, लेकिन जाली में एक काली तिल वाली रोटी का टुकड़ा फंसा था और नीचे मिट्टी पर कुछ लिखा था, जिसे देखने के लिए बाहर निकलना पड़ता। पर उस पल डर से ज्यादा यह महसूस हो रहा था कि अब सच को स्वीकार करना होगा, क्योंकि शक पैदा हो चुका था कि शायद मैं अब सचमुच अकेली नहीं हूं। अगली सुबह उठकर समझ ही नहीं आया कि रात को क्या सपना था और क्या सच। लेकिन खिड़की के पास पहुंची तो रोटी का टुकड़ा गायब था। फिर भी नीचे जमीन गीली थी और उस पर कुछ हल्के पैरों के निशान थे, जिन्हें देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि खिड़की और दरवाजा दोनों अंदर से बंद थे। तो यह निशान आए कहां से? दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। सूरज आंगन पर चढ़ रहा था, चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई चीज भीतर उतरकर अब बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। दोपहर को मैं दादी के पास गई और उन्हें मिट्टी के वे निशान दिखाए, पर उन्होंने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया और बस इतना कहा, जो आ चुका है वह अब बाहर नहीं जाएगा, और जो बाहर है वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक तू अपना हिस्सा वापस न कर दे। भले यह बात मैं समझ न सकी, पर इतना स्पष्ट हो गया था कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक तयशुदा चक्र है जिसमें मैं फंस चुकी हूं। उस दिन के बाद घर की चीजें बदलने लगीं। रसोई में रखा पानी खुद ब खुद उलट जाना, दरवाजों का बिना हवा अपने आप बंद हो जाना, और रात के किसी कोने से आती धीमी आवाजें, जिनमें शब्द तो साफ नहीं सुनाई देते थे, पर महसूस होता था कि कोई किसी का नाम लेकर फुसफुसा रहा है। यह सब पहले छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं का समय बढ़ने लगा। अब आवाजें आधी रात से पहले ही सुनाई देने लगीं, और ऐसा महसूस होने लगा कि घर का हर कोना जैसे किसी अदृश्य चीज को छुपाए बैठा है, जो बस मुझे देख रही है। उस दिन जब मैंने अपने कमरे की अलमारी के पीछे बने छोटे झरोखे को खोला, जहां पहले कबूतर घोंसला बनाते थे, तो वहां से एक तेज सड़ी हुई बदबू आई, और अंदर झांकने पर एक पुराना कपड़ा मिला, जिसमें तिल चिपके थे और उसके भीतर रोटी का सूख चुका टुकड़ा था। इसे देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि यह वही कपड़ा था जो मेरी माँ की पुरानी तस्वीर में उनके सिर पर बंधा था। और इस बात ने यकीन करवा दिया कि यह सब सिर्फ मेरे साथ नहीं, इससे पहले भी किसी के साथ हुआ है। और अब वह अधूरी रोटी किसी रस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि हर पीढ़ी पर पड़ने वाला एक बोझ है। उस सूखे रोटी के टुकड़े को जितनी देर मैं देखती रही, उतनी देर मुझे लगता रहा कि वह रोटी नहीं, कोई आंखें हैं जो मुझे घूर रही हैं। लेकिन जब थोड़ी हिम्मत करके मैंने वह कपड़ा उठाया, तो उसके नीचे और चीजें मिली। एक पुरानी लकड़ी की माला, कुछ सूखे नींबू और एक कागज का टुकड़ा, जिस पर धुंधले अक्षरों में अम्मा जैसा कुछ लिखा था। इसे देखते ही दिमाग खाली हो गया, क्योंकि पहली बार कोई चीज साफ साफ सामने आई थी। तब समझ आया कि यह सब मेरे घर, मेरे नाम और मेरी माँ से जुड़ा है। जब मैंने यह सब दादी को दिखाया, तो उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जिसका नाम मिटाने की कोशिश होती है उसका असर और गहरा होता जाता है। मैंने पूछा कि क्या यह सब माँ की चीजें हैं, और अगर हाँ, तो इन्हें छुपाया क्यों गया? दादी कुछ देर तक चुप रही,
फिर बोली, तेरी माँ जो रास्ता चुनकर गई थी वह रास्ता पूरा नहीं था। उसकी छोड़ी हुई अधूरी रोटी अब भी उसी के नाम से बंधी है। वह न इस दुनिया में चैन पा सकती है न उसमें। और जब तक वह रोटी दोबारा उसी पेड़ तले नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक इसका असर तुझ पर भी रहेगा। यह सुनकर मैं वहीं बैठ गई, क्योंकि अब मेरा वहम सच्चाई में बदल चुका था और अब इस कहानी में मेरी माँ भी शामिल थी। दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या माँ जानती थीं कि वह क्या छोड़ रही हैं? और अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो अब मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने दादी से पूछा कि अगर मैं वह रोटी दोबारा वहां चढ़ा दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? दादी बोली, ठीक कुछ नहीं होता सविता, बस चीजें थोड़ी देर शांत होती हैं। रोटियां फिर से चढ़ाई जा सकती हैं, पर जो चढ़ गया वो इंसान था और इंसान की कमी रोटी पूरी नहीं कर सकती। उनके जवाब से और भी सवाल जन्म लेने लगे, क्योंकि साफ था कि इस रस्म के पीछे सिर्फ डर नहीं बल्कि कोई गहरा रहस्य दबा है, जिसे दादी जानती थी पर खुलकर बता नहीं रही थी। उसी रात जब मैं कमरे में थी, दादी आई और मेरे हाथ में एक छोटा सा पुर्जा रखकर चली गई। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, रोटी, नाम, इंतजार। और उस चिट्ठी की सादगी में जितना डर छुपा था उतना ही सच भी, क्योंकि इन तीनों के बीच जो धागा था वह मेरी माँ का नाम था। अब मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगली सुबह मैं अकेले उस पेड़ तक जाऊंगी और वहां जाकर वही अधूरी रोटी उसी तरह चढ़ाऊंगी जैसी माँ को चढ़ानी थी। और अगर इस बार भी कुछ अधूरा रह गया तो कम से कम यह तो समझ सकूं कि माँ ने क्या छोड़ा था, क्योंकि जब यह साफ हो चुका था कि नाम मिटाया नहीं जा सकता तो अपना नाम भी उसी मिट्टी में जाकर दर्ज करना पड़ेगा, ताकि उस अधूरी रोटी के साथ जुड़ी कहानी का सच पता चल सके। पर सुबह उठते ही दादी कहीं नहीं दिखी और उनका दिया हुआ छोटा सा पुर्जा जिसमें रोटी, नाम, इंतजार लिखा था अब पूरे दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही आंगन में आई मैंने देखा कि बीचों बीच मिट्टी का एक हिस्सा गीला था, मानो वहां कुछ अभी रखा गया हो और तुरंत हटाया भी गया हो। और उसके चारों ओर नाखूनों जैसी खरोंचें थीं, जिन्हें देखकर लगा कि यह कोई दुर्घटनावश नहीं बल्कि जानबूझकर बनाई गई निशानियां हैं। मैं झुककर मिट्टी कुरेदने लगी तो थोड़ी ही देर में मुझे एक आधी टूटी पुरानी चूड़ी मिली, जिस पर थोड़ा सा सूखा हुआ खून था। वह वही चूड़ी थी जो माँ की पुरानी तस्वीर में उनके हाथ में थी। इसे देखकर समझ आ गया कि माँ भी उस पेड़ से कुछ अधूरा लेकर लौटी थी और अब वही अधूरापन मेरी जिंदगी में उतर रहा है। मैं अब रुकने की हालत में नहीं थी। तुरंत माँ का पुराना दुपट्टा लिया, जिसमें चूड़ी और पुर्जा लपेटा और सीधे जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हर मोड़, हर पेड़, हर चट्टान ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तरफ देख रही हो, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं आ रही हूं। लेकिन मैं बिना पीछे मुड़े रोटा पीपल तक पहुंच गई, जहां मिट्टी पहले से बिल्कुल साफ थी। न कोई थाली, न लकीरें, न निशान। मैं वहीं बैठ गई, कपड़ा खोला, चूड़ी और पुर्जा निकाले, मिट्टी में थोड़ा गड्ढा बनाकर चूड़ी दबाई, तिल छिड़के और दुपट्टे को पत्थर के नीचे दबा दिया। न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई रस्म की, बस मन में जैसा आया वैसा किया, ताकि जो अधूरा था वो पूरा हो सके। लेकिन जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि पेड़ के तने पर मिट्टी में उंगलियों से खुरचकर कुछ लिखा था, सिर्फ 3 शब्द, अब तू आएगी। इसे पढ़ते ही जैसे शरीर से सारी ताकत निकल गई और मैं वहीं जड़ हो गई, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद सब कुछ माँ तक ही सीमित था। लेकिन अब वह चीज मुझे बुला रही थी। यह लाइन चेतावनी थी या बुलावा, मैं समझ नहीं पा रही थी। बस इतना साफ दिख रहा था कि अगली बार मुझे वहां लौटना होगा, भले मैं चाहूं या नहीं। लेकिन जितना अधिक सोचती, दिमाग उतना ही भारी होता जा रहा था। वहां से लौटने के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, पर सबसे अजीब बात यह थी कि दादी पूरी तरह शांत थी, जैसे उन्हें सब पहले से ही पता हो। जब मैंने उन्हें बताया कि पेड़ के तने पर क्या लिखा मिला, तो उन्होंने बिना किसी हैरानी के कहा, अब तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह खुद तुझे ढूंढ लेगी। यह सुनकर मन भीतर तक डूब गया, क्योंकि अब तक तो ऐसा लगता था कि मैं रास्ता चुन रही हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुझे किसी तय दिशा में धकेल रहा है। इसके बाद घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला मिलना, पानी का घड़ा सुबह आधा खाली होना, मंदिर का दीपक हर रोज उल्टा पड़ा मिलना। और सबसे डरावना वह पल था जब रात को खिड़की के पास कदमों की आहट सुनाई दी, पर बाहर देखने पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ वही कपड़े के फटे टुकड़े पड़े थे जिन्हें मैंने पेड़ के नीचे दबाया था।
इससे साफ था कि जो कुछ वहां था अब वह वहीं नहीं, बल्कि मेरे पीछे पीछे घर तक आ चुका है। अगली सुबह दादी से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पूरा दिन बीत गया, कोई आवाज तक नहीं। शाम को जब जबरन दरवाजा खोला तो दादी वहां नहीं थी। बस वही छोटा पुर्जा पड़ा था जिसमें इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब उसका नाम मत लेना। उसका नाम पूरा हुआ तो वह पूरी हो जाएगी। यह पढ़ते ही दिमाग जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि अब तक नाम अधूरे थे, रोटियां अधूरी थीं। लेकिन अब पहली बार किसी चीज के पूरा होने की चेतावनी थी, और वह चीज खुद एक नाम थी। अब सवाल उठ रहा था, दादी गई कहाँ? वह खुद चली गई या कोई उन्हें भी खींच ले गया? और अगर मैं अनजाने में उस नाम को जान गई या बोल दिया तो क्या होगा? उस दिन के बाद मैंने बोलना लगभग बंद कर दिया। आईने में कम देखती, रात को सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती, लेकिन फिर भी हर रात कुछ न कुछ होता रहा। दीवारों पर नाखून घसीटने जैसी आवाजें, कमरे के बाहर धीमे कदमों की चलाहट, जैसे कोई मेरी सांसों के साथ साथ ही चल रहा हो। सबसे डरावनी बात तब हुई जब मैंने माँ की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की। हर तीसरे पन्ने पर वही 3 शब्द लिखे थे, रोटी, नाम, इंतजार। और तब समझ में आया कि यह इंतजार अब मेरा नहीं रह गया। अब इंतजार उसका है जो अधूरी रह गई थी, और वह अब मेरी दुनिया में अपने हिस्से की तलाश कर रही है। उसी दिन के बाद से मैंने डायरी पढ़ना बंद नहीं किया, क्योंकि अब लगता था कि जो जवाब किसी इंसान के मुंह से नहीं मिल रहा, वह शायद इन पन्नों के बीच छिपा हो। लेकिन जितना ज्यादा मैं उस डायरी को पढ़ती गई, उतना ही सब कुछ उलझता चला गया। कोई पूरी कहानी नहीं, न कोई साफ वाक्य, बस वही शब्द बार बार दोहराए गए, अधूरी रोटी, पूरा नाम, जंगल की छाया और इंतजार। पन्नों के बीच एक पन्ना ऐसा मिला जिसमें सिर्फ 3 बार मान लिखा था, और उसके पास लाल स्याही से एक छोटा गोल निशान था, जैसे मां ने उस नाम को पूरा करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर किसी डर से उसे छोड़ दिया हो। यह देखकर मेरे भीतर एक बेचैनी उठने लगी, क्योंकि अब साफ हो गया था कि जो भय मेरी मां को था, वही अब मेरे भीतर सांस लेने लगा है। उसी रात जब मैं कमरे में लेटी थी, खिड़की के बाहर से किसी के नाम पुकारने जैसी धीमी आवाज आई, और जब मैं उठकर देखने गई तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही जली तिल की रोटी जैसी गंध तैर रही थी, जो हर बार किसी घटना से पहले आती थी। तभी कमरे का दिया अपने आप बुझ गया, और खिड़की की जाली से एक पत्ता उड़कर भीतर गिरा। उस पर मिट्टी से एक नाम लिखा था, माया। यह देखते ही सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया, क्योंकि डायरी में मां के बाद छूटे हुए नाम का यही अगला हिस्सा हो सकता था। यही वह नाम था जिसे शायद कभी पूरा नहीं बोलना था, और अब वह मेरे सामने था, कमरे में भयावह खामोशी और ठहरी हुई हवा के बीच। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस पत्ते को जला दूं या संभाल कर रखूं, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद दरवाजे पर बेहद धीमी, नमी भरी दस्तक हुई, ऐसी जो किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी, मानो उंगलियों ने बस छूकर संकेत दिया हो। डर तो था, लेकिन पीछे हटने का मन नहीं हुआ। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर उसी पत्ते के बराबर एक और चीज रखी थी, एक रोटी का टुकड़ा, इस बार बिना तिल के, लेकिन उस पर छोटे छोटे खून के दाग थे। यह देखते ही जैसे भीतर कुछ टूट गया, और उसी पल मेरे पीछे से मां जैसी किसी आवाज की फुसफुसाहट सुनाई दी, नाम अब तुझसे पूरा होगा सविता, अब तुझे ही देना है उसका हिस्सा। यह सुनते ही मैं वहीं बैठ गई और उस रोटी को घूरती रही, क्योंकि अब यह किसी रस्म की बात नहीं थी, यह उस नाम की कहानी थी जो अधूरा रहकर भी सबको पूरा निगलता जा रहा था। रोटी पर खून के धब्बे और पत्ते पर लिखा माया देखकर ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी लहर पूरे शरीर में सिर से पैर तक एक झटके में उतर गई हो। अब मैं न उस रोटी को छू पा रही थी, न उस पत्ते को, पर दोनों मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर पड़े थे, और उन्हें देखे बिना दरवाजा बंद भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दरवाजा बंद करना मानो उस सब को अपने हिस्से की तरह स्वीकार कर लेना होगा, और खुला छोड़ दूं तो डर था कि कहीं वह चीज अंदर ना आ जाए। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर हिम्मत करके पत्ता उठाया तो उसके पीछे उंगलियों से खुरचा एक वाक्य मिला, जिसने बुलाया था वह लौटेगी भी वहीं। यह पढ़ते ही दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि अब समझ आने लगा था कि यह सब किसी पुरानी गलती या अधूरी रस्म का परिणाम नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी जड़ उसी पल में थी जब मां पहली बार जंगल से लौटी थी,
और उनके कपड़ों से वही सड़ी मिट्टी की गंध आई थी। और घर में पहली बार उलटी पड़ी थाली को दादी ने बिना कुछ बोले मिट्टी में दबा दिया था। अब सब टुकड़े जुड़ने लगे थे। और उससे भी डरावनी बात यह कि हर जगह मेरे सामने एक चेहरा आने लगा। आईने में कभी दूसरी परछाई, पानी से भरी बाल्टी में कोई अनजाना चेहरा, और छत की फटकी से आती हवा में किसी की सांस। घर के कोनों से आवाजें आने लगी जो मुझे सविता नहीं बल्कि माया कहकर बुला रही थी। दादी को ढूंढते ढूंढते जब मैं उस छोटे कमरे तक पहुंची जिसे खोलने की इजाजत कभी नहीं थी, तो देखा दरवाजा अंदर से खुला था और भीतर वही लकड़ी का पुराना संदूक था जिस पर वही कपड़ा रखा था जिसे मैं जंगल में दबा कर आई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कपड़े के नीचे से तिल की रोटी जैसी महक फिर उठने लगी थी। और इस बार वह सड़ी नहीं, बिल्कुल ताजी थी, जैसे अभी अभी किसी ने सेकी हो और वहीं रख दी हो। अब यह साफ था कि मैं जो कुछ वहां छोड़ आई थी वह वापस लौट आया है, और इस बार वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे हिस्से से कुछ लेना चाहता है। और अगर मैंने भी मां जैसी गलती कर दी तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तभी दरवाजे के बाहर खटखटाहट शुरू हुई, और वह आवाज इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी बल्कि किसी भूखी चीज की, तेज, भारी और लगातार। मैं डर के बावजूद वहीं जमी रही, क्योंकि अब भागने से कुछ बदलता नहीं दिख रहा था। तभी संदूक के भीतर से भी हलचल होने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चाहकर भी खुद को वहां से हटा नहीं पाई और धीरे धीरे संदूक खोल दिया। अंदर एक थाली रखी थी जिसमें 3 चीजें थीं। एक अधूरी रोटी, एक जंग लगी लोहे की कील और एक पुराना कांच का टुकड़ा जिसमें धुंधले अक्षर उभरे थे जो सीधे मुझे घूर रहे थे। यह सब किसी रस्म जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी ने इन्हें इकट्ठा करके छोड़ दिया हो ताकि कोई इन्हें वापस उस जगह पहुंचाए जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। जब मैंने कांच का टुकड़ा उठाया तो उसकी सतह पर वही चेहरा उभर आया जो मुझे कई बार आईने में दिखा था। और इस बार उसने कोई शब्द नहीं कहा, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ कह दिया हो। लेकिन उस चेहरे के होंठ हिलते रहे और उनके धीमे कंपन से स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, माया। अब इस नाम को इतने बार सुनकर डर कम और एक अजीब सा अपनापन होने लगा, जैसे कोई है जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी अधूरी आवाज को सुने और उसका छूटा हुआ हिस्सा पूरा करे। मैं जैसे ही रोटी के पास रखी वह कील उठाती हूं, वह हाथ में आते ही तपने लगती है, मानो अभी अभी आग में डाली गई हो। और उसे थाली से बाहर निकालते ही कमरे की हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो जाती है। उसी क्षण समझ आ गया कि यह सब अब कहानी या वहम नहीं, बल्कि सच की वह परत है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब अपने आप को धीरे धीरे मिटा देना होगा। मैंने तीनों चीजें एक पुराने कपड़े में बांधकर कमरे से बाहर कदम रखा, पर जैसे ही आंगन पहुंची तो दादी का कमरा पहले जैसा ही बंद मिला। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। तभी लगा कि दादी अब लौटने वाली नहीं, और अगर गई हैं तो या तो उस जंगल के रास्ते या उस अधूरे नाम की तरफ जिसे पूरा करना कभी किसी ने चाहा ही नहीं। मैंने किसी से कुछ कहे बिना वही कपड़ा पकड़ा और शाम होते ही घर से निकल पड़ी, उसी रास्ते पर जहां मां पहली बार गई थी। अब वह रास्ता अजनबी नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बीचों बीच हवा का भारीपन पहले से कहीं ज्यादा था। पेड़ के पास पहुंची तो देखा कि किसी की परछाई पहले से खड़ी थी, वैसी ही साड़ी, वैसा ही झुका हुआ सिर और वैसी ही थकी सांसें जैसी मां के आखिरी दिनों में थीं। तभी समझ आया कि यह इंतजार मेरा नहीं, उसका है, जिसे इतना समय अधूरा छोड़ दिया गया था और अब वह पूरा होने के कगार पर है। लेकिन डर इस बात का था कि क्या मैं रोटी वहां रखकर लौट पाऊंगी या फिर मां की तरह एक और अधूरी रोटी बन जाऊंगी। जब मैं उस विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंची तो वह परछाई जड़ों में जड़ें जमाए खड़ी थी, न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस सांसों की धीमी कंपन और साड़ी की किनारी जो हवा में भी नहीं हिल रही थी। पास जाकर देखा तो वह मां नहीं थी, मगर चेहरे में उनकी परछाई लिए कोई और थी। आंखें बुझी हुई, होंठों पर वहीं अटका हुआ नाम, जैसे बरसों से उसे बोलने की कोशिश कर रही हूं और फिर भी पूरा नहीं कर पा रही। मैंने कपड़ा खोला, रोटी, कील और कांच का टुकड़ा निकाला और जड़ों के पास रख दिया। जैसे ही रोटी जमीन पर रखी, उस औरत ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। आंखों में रोशनी नहीं थी पर पहचान थी, जैसे वह मुझे जन्म से जानती हो।
और जब उसकी नजर रोटी पर पड़ी, उसके होंठ हिले और उसने एक शब्द कहा, देर हो गई। उसके साथ ही हवा तेज होकर चीत्कार करने लगी। पेड़ की टहनियां बेकाबू होकर हिलने लगी और मिट्टी उखड़कर मेरी आंखों में भरने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो किया वह सही था या किसी और भूल की शुरुआत। तभी उस औरत ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, रोटी को उठाकर सीने से लगाया और उसी पल वह कील अपनी हथेली में घुसा ली। जमीन हिल उठी, पेड़ के तने से खून जैसा कोई काला तरल बहने लगा और मैं वहीं घुटनों के बल गिर गई। दुनिया धुंधली पड़ चुकी थी और कानों में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, जिसने अधूरा छोड़ा था उसका पूरा अब ले लिया गया है। जैसे ही मैंने आंखें उठाईं, वहां कोई नहीं था, न वह औरत, न रोटी, न कील। सब कुछ पेड़ की जड़ों में समा चुका था और जगह पर बस एक ताजा उगी घास की पतली परत थी, जैसे किसी ने वहां कोई नई जिंदगी बो दी हो। मैं लंबे समय तक वहीं बैठी रही, क्योंकि आखिरकार समझ आ गया था कि मां की गलती क्या थी। वह सिर्फ रस्म अधूरी नहीं छोड़कर गई थी, बल्कि उस औरत का नाम भी अधूरा छोड़ गई थी, और वही नाम मेरी सांसों तक पहुंचा था। पर अब पहली बार लगा कि वह नाम बोझ नहीं, सिर्फ एक कहानी बन चुका है, अधूरी, खून से लिखी और आखिरकार शांत। और जब वह औरत मिट्टी में समा गई और घास उगाई, तो पहली बार महसूस हुआ कि शायद सचमुच सब खत्म हो गया है। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई डर अब पीछा नहीं करेगा, न कोई आवाज पुकारेगी, न कोई सपना आएगा, न कोई अनजान गंध सांसों में उलझेगी। पर जैसे जैसे मैं उस धूल भरे रास्ते से लौटकर घर के करीब पहुंची, यह समझ आने लगा कि मिट्टी में दबी चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस जगह बदल लेती हैं। घर में कदम रखते ही अजीब सी खामोशी ने घेर लिया, ना कोई आहट, जैसे सब मेरी वापसी का इंतजार कर रहे हों। और तभी देखा कि दादी का कमरा अब भी बंद है, पर इस बार उसके दरवाजे पर एक कील ठोकी थी और उस पर झूलते कागज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सब कुछ वही है, पर तू बदल गई है। यह पढ़ते ही लगा जैसे कोई बता रहा हो कि बीती रात ने मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया है। उस रात में पहली बार कई दिनों बाद चैन से सोने लगी, लेकिन नींद के बीच अचानक लगा कि कोई मेरी उंगली को बेहद परिचित तरीके से छू रहा हो, और आंखें खुली तो कमरा खाली था। सिर्फ वही पुराना कपड़ा हवा के झोंके से फर्श पर पड़ा था, जिसे मैं जंगल में छोड़ आई थी। इस बार न मैंने उसे उठाया, न डर कर कुछ सोचा, बस उसे वहीं पड़ा रहने दिया और माँ की डायरी तकिए के नीचे रखकर आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि डर कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। पहले वह अधूरी रोटी था, फिर अधूरा नाम बना, फिर माया, और अब वह मैं बन चुकी हूँ। और शायद जो भी अगली बार उस पेड़ के पास जाएगा, उसे भी वही आवाज सुनाई देगी जो मुझे अब भी आती है, धीमी, थकी हुई, पर बिल्कुल साफ। रोटी अधूरी नहीं थी, पूरी थी, बस किसी ने समय पर खाई नहीं। उस रात पहली बार लगा कि शायद सब खत्म हो गया है। दौड़ भाग, खुरचने की आवाजें, डर, सपने शायद अब नहीं लौटेंगे। लेकिन अगली सुबह जब बाहर गई तो आंगन में रखी थाली में ताजी तिल की रोटी पड़ी थी और उसके ऊपर वही टूटी चूड़ी रखी थी जो माँ की थी। यह देखकर मन सुन्न हो गया। घर में दादी नहीं थी, कोई और भी नहीं था, फिर इसे किसने रखा? थाली के पास बैठते ही लगा कि माँ अभी भी यहीं कहीं है। कुछ कहती नहीं, पर उनकी मौजूदगी हर चीज में महसूस हो रही थी। मुझे माँ की डायरी के वे अधूरे पन्ने याद आने लगे, वो नाम जो हमेशा बीच में रुक जाता था। मैंने रोटी उठाई, ताजा थी, सुगंध हल्की थी, कहीं कोई डर या घुटन नहीं, सिर्फ तिल की महक। और उसी पल पहली बार लगा कि जो कुछ भी था शायद अब सच में थम गया है। लेकिन तभी वही पुराना पुर्जा जो पहले भी मेरे पास आया था, अचानक हवा के झोंके में उड़कर मेरे पैरों के पास गिरा, और इस बार उस पर केवल इतना लिखा था, जिसे तूने रोटी समझा, वह उसकी आखिरी मांग थी। यह पढ़ते ही दिल फिर भारी हो गया, जैसे अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ हो, और जो सुकून मैंने महसूस किया था वह बस एक धोखा था। मैं तुरंत दादी के कमरे की ओर गई, देर तक उनके बंद दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और अंदर का दृश्य पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक नई थाली रखी थी, जिसमें 3 ताजी तिल की रोटियां थीं और उनके साथ एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब माया पूरी हो गई है, लेकिन तू अब अधूरी रह गई है। यह पढ़ते ही शरीर ढीला पड़ गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, माँ जो नहीं कर पाई वह मुझसे हो गया।
पर उसकी कीमत मेरी अपनी पहचान थी। अब डर इस बात का नहीं था कि रोटी किसके लिए थी, बल्कि इस बात का था कि क्या अब मेरी अपनी कहानी बची भी है, या मैं भी बस किसी और की थाली का हिस्सा बन चुकी हूं। ये 3 रोटियां और वह नोट देखकर पहली बार समझ आया कि यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक सौदा था, एक मांग जो पीढ़ियों तक अधूरी रही, और हर बार किसी एक औरत को उसका हिस्सा बनना ही पड़ता था। दादी ने मां को चुप रहकर बचाया था। मां शायद मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब माया पूरी हो गई थी तो मैं कहां बची थी। मैं रसोई में गई, एक थाली उठाई, उसमें एक ताजी तिल की रोटी रखी। बिना कोई पूजा किए वह रोटी बस देखती रही और फिर जाकर दरवाजे के बाहर रख दी, जैसे कोई कहानी जिसे तोड़ना नहीं बल्कि पूरा करना होता है। पर जैसे ही वह थाली जमीन पर रखी, हवा का झोंका आया और रोटी उलट गई, और नीचे वही नाम लिखा था जिसे मैंने कभी पूरा नहीं बोला, माया। मैं लंबे समय तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे सब समेट कर अंदर आई और पहली बार मां की वह पुरानी साड़ी पहनी जो उन्होंने जंगल से लौटने के बाद कभी नहीं पहनी थी। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे कोई और मेरी जगह खड़ा हो। वही चेहरा, वही बुझी आंखें, वही उदासी। बस फर्क इतना था कि अब उसमें डर नहीं था। जो होना था हो चुका था। मैं अधूरी नहीं रही थी, बल्कि जो मेरे भीतर उतर आया था वही अब मैं बन चुकी थी। अब से जब कोई इस रोटी की कहानी सुनाएगा, वह शायद मेरा नाम नहीं लेगा, लेकिन उसकी थाली में रखी तिल की रोटी हमेशा मेरी ही तरह अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां नाम से नहीं, हिस्से से जुड़ी होती हैं, और मेरा हिस्सा अब किसी और की थाली में जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।